नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए बुद्धा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम देखते हैं कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज हम जो पहला आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है सतत खेती, मतलब अस्थायी खेती, सतत खेती से रिलेटेड रहेगा, कृषि से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो निर्यात उत्पादन पर शुल्क या करों में छूट से रिलेटेड है। सरकार के द्वारा जो नया योजना लाई है तो उसे है कि निर्यात में किस तरह से भारत को बढ़ना चाहिए और भारत को बढ़ने के लिए क्या क्या किस किस काम की करने की ज़रूरत है, उससे संबंधित है। तो चलिए पहला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल सतत कृषि से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर कृषि से आप लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि सबसे पहले चीज़ें हमें एक वर्ड को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं सतत कृषि क्या होता है। सतत कृषि से पहले हम जानते हैं वर्ड का मीनिंग सतत। हमने बहुत चीज़ों देखा कि सतत विकास लक्ष्य है ना, सतत क्या होता है, सतत कृषि, सतत इकोनॉमी होना चाहिए हमारा, सतत पर्यावरण। तो ये सारे चीज़ों में हमें हर वक्त एक ही चीज़ समझ में आती है कि सतत होता क्या है। देखिए, सतत मतलब होता है कि आप ऐसा विकास करें, आपकी विकास ऐसा होना चाहिए जो आने वाला पीढ़ी, जो आने वाला जनरेशन होना, वो भी उस चीज़ को लाभ उठा पाए। किसका? संसाधन का। आप इस तरह से विकास करिए जिस तरह से संसाधन का उतना ही दोहन होना चाहिए जो आगे वाले पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से गए और आगे वाला जो जनरेशन रहेगा उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। वो सतत कृषि नहीं हुई। सतत वर्ड का मीनिंग ये होता है कि इस तरह का विकास होना चाहिए जिस तरह से आगे आने वाले पीढ़ी के लिए क्या बचा रहे? संसाधन बचा रहे। अब एक मैं एग्जांपल बताता हूँ रियल टाइम में। रियल एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आपके पापा है, आपके फादर है, तो उन्होंने आपके दादाजी ने आपके पापा के लिए विकास किया, ठीक है। तो उनका जमीन किसको हुआ? आपके पापा को हुआ। आपके पापा यदि आपके लिए विकास के लिए पूरे चीज़ों को खर्चा करने के लिए आपकी यदि पूरा ज़मीन को यदि बेच दे तो क्या यह तो अभी तो विकास कर जाएंगे, अभी तो डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका अच्छा घर हो जाएगा, सारा चीज़ें हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन भविष्य के लिए क्या बचेगा? नहीं। इसका क्वेश्चन का आंसर होता है नहीं। ये जो नहीं बचेगा ना, इसको ही बोलते हैं सतत विकास नहीं होना। हम ऐसा विकास कर रहे हैं जो आने वाले पीढ़ी को भुला के अभी के जनरेशन के लिए हम विकास कर रहे हैं। तो सतत विकास मतलब ये हुआ कि ऐसा विकास जिसमें आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। अब सवाल उठता है सतत खेती के लिए कृषि में क्या योगदान है? हरित क्रांति हुआ था हमारे यहाँ पे, ठीक है। हरित क्रांति ऐसा था जिन्होंने हमारे यहाँ पे जो अनाज की कमी थी उस कमी को दूर करने में हरित क्रांति सबसे अहम रोल अपनाया था। हमारे यहाँ पे पहले हम क्या थे कि आयात पे क्या करते थे? निर्भर रहते थे। किसमें? अनाज में। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था। उसी टाइम में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने ही तो उसी समय में अपने जो आवास है उसमें खेती किया था और खेती करके वहीं से उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो वही है। उसके बाद से सतत खेती के लिए हुआ। तो सतत खेती में क्या है? संकर बीज मतलब हाइब्रिड मतलब ये होता है कि ऐसा बीज जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। उसके बाद हमने उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, कीटनाशकों पे निर्भर हुआ। उसके बाद सिंचाई में जो पानी का उपयोग है उसकी वृद्धि हुई। तो इससे क्या है, खाद्य तो उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हासिल कर लिए, हमने अच्छे से निर्भर कर लिया। हमने दूसरे देशों से आयात करना बंद कर दिए। अपने यहाँ पे भी हमारा इतना चीज़ें हुआ कि हमने इसको डेवलप कर दिया। लेकिन अब क्या क्वेश्चन ये उठता है कि आपने जिस तरह का खेती से विकास किया हरित क्रांति से, क्या वह हमारे लिए अभी के लिए ये लाभदायक है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए क्या वह लाभदायक है? तो क्वेश्चन का आंसर होता है नहीं, ये लाभदायक नहीं है। इसमें क्या क्या हुआ? देखिए, भारत में नाइट्रोजन का उर्वरक का उपयोग 10 गुना बढ़ गया, जिससे कि मिट्टी का जो उर्वरकता क्षमता कहीं ना कहीं नकारात्मक हो गया, उर्वरक क्षमता चला गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 35% भूमि जो है वो खराब हो गया। अब भूमि को खराब होने के बाद ये भूमि किस में बदल गया? यह भूमि
बंजर भूमि में बदल गया, रेगिस्तान की तरह, डेजर्ट, ऐसा भूमि जिसमें कृषि योग्य भूमि नहीं है। आपने देखा होगा कि हाल ही में सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम ये लाया गया था कि इस वो जो भूमि योग्य ज़मीन नहीं है उनको फिर से भूमि योग्य ज़मीन बनाने के लिए सरकार का योजना चल रही है। अब देखिए, आपके पास लिमिटेशन है, आपके पास जो ज़मीन है उसमें भी यदि भूमि इतना हो है, ये पोर्शन जो है इसमें कृषि नहीं हो सकती थी, लेकिन आपकी दिन पर दिन मांग तो बढ़ रही है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो एक तरफ कृषि योग्य जमीन कम हो रही है, दूसरा तरफ क्या है, मांग बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पे ये किसका प्रभाव था, हरित क्रांति का प्रभाव था। उसके बाद देश में ग्रीन गैस उत्सर्जन में 18% की वृद्धि हुई, किससे, कृषि से। तेजी से घटता भूजल। अब क्या होता है कि हम जब सिंचाई करते हैं तो इसमें सिंचाई में ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ पे लगता है, गेहूं और चावल में, खासकर चावल में। चावल की जो खेती होती है ना, उसमें डिपेंड होता है कि आपकी पानी की बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए सरकार ने भी अभी के टाइम में क्या बोला कि आप ऐसा खेती करें जिसमें पानी की आवश्यकता कम है, क्योंकि हमारा जो भूजल है, भूमि के अंदर जो जल है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती की सामना करना पड़ेगा हमें। तो ये चीज़ें हैं। इसमें हमने परंपरा के तौर पे क्या किया, गेहूं और चावल, इसके खेती पे हमने चला गया। खेती में जो विविधता हमें देखने के लिए मिलता था, वो विविधता कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसी में हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड की बीज मिलती है। उसके बाद है अनुवांशिक और फसल में विविधता के नुकसान भी हुए, जिससे कि जैविक रूप से जो खेती होता था उसको कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, अजैविक रूप से होना स्टार्ट हुआ। आप उसमें देख सकते हैं कि खेतों में जो पराली जलाने का जो भी आता है, कि खेतों में क्या होता है, जो अवशेष होता है उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। यदि आप सतत खेती की तरफ जाएंगे, सस्टेनेबल जैविक खेती की तरफ जाएंगे, तो जैविक खेती में क्या होता है कि इसको जलाया नहीं जाता है, इसको गलाया जाता है। मतलब ये गल के एक उर्वरक के रूप में ये काम कर लेता है। ठीक है, उसी खेत में एक उर्वरक के रूप में फिर आपको क्या होगा, उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे समस्या है जिससे हरित क्रांति के बाद हमारे भारत में देखने के लिए हमें मिला। उसके बाद इसमें राइटर के द्वारा ये बताया जाता है कि भारत में उल्लेखित सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, सतत जो खेती है, सतत खेती से किन चीज़ों को शामिल, पहल में निम्नलिखित तत्वों को शामिल करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। इसमें शामिल करने की ज़रूरत यह है कि सतत खेती के लिए आपको क्या चीज़ें करना का ज़रूरत है और किस चीज़ों को फोकस करेंगे जिससे कि हम सतत खेती की तरफ जा सके। हमने सतत खेती की तरफ क्यों जाना हमें चाहिए, हमने देखा है पहले कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है जो खेती हरित क्रांति आने के बाद हमारे यहाँ पे हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी। एक मॉडल चेंज होगा, किस चीज़ों का, एग्रीकल्चर करने का, प्रोड्यूस करने का जो मॉडल है, उत्पादन का मॉडल, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा और हम आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन बचा के रख पाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कृषि में जो वानिकी है, ठीक है, 25% वृक्ष आधारित जो कृषि प्रणाली है उसके तत्वों को आगे किया जाए। पुनर्चक्रण करना, कार्बन भंडार को, जैव विविधता संरक्षण करना, मिट्टी का और जल का संरक्षण के माध्यम से हम इन चीज़ों में समृद्धि पा सकते हैं फल का। तो इससे कहीं ना कहीं होगा कि हम इन चीज़ों को उर्वरक नहीं देंगे तो आपकी स्वास्थ्य पे भी उतना नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्य पे यदि नुकसान नहीं होगा तो हमारे जो स्वास्थ्य का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती है चीज़ें। यदि आप उर्वरक ज़्यादा खाद वाला चीज़ खाते हैं, अभी देखिए हम क्या करते हैं, आप जाओगे बाजार जाओगे तो कोई चीज़, आपको कोई सब्जी लेना होता है तो आप वो सब्जी लेते हैं जो सस्ती होती है। और सब्जी सस्ती क्यों होगी, यदि खेतों में खेती किया जाएगा, आपके खेतों में 100 केजी होगा अनाज और किसी के खेत में 50 केजी होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपना सामान महंगा बेचेगा, ये अपना सामान सस्ता बेचेगा। लेकिन ये कैसे उर्वरक, इन्होंने उर्वरक दे के अपनाया है और इन्होंने क्या किया है, जैव जो विविधता है, जैविक खेती किया है, इन्होंने अपने खेतों में खाद नहीं डाला, उर्वरक नहीं डाला। अब इनकी सामान महंगी रहेगी, हम कौन सा सामान लेंगे, ये सामान लेंगे। इससे हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य में नुकसान होगी हमें स्वास्थ्य के। उसके बाद स्वास्थ्य में नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा खर्च हो जाती है। लेकिन यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा खर्च अधिक करें सब्जी लेते समय, तो आपको स्वास्थ्य की हानिकारक नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद है, भारत में जो गेहूँ और चावल का लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर में सतत खेती का प्रचलन बढ़ा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें सतत खेती देखने के लिए मिला है। उसमें यह है कि पानी, पोषक तत्व, ऊर्जा की जो क्षमता होती है, कम क्षमता उपयोग से संबंधित होता है। पानी जो ज़्यादा नहीं मिलता है, पोषक जो तत्व, मतलब उर्वरक ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे क्या होगा कि एक प्रथा भी चेंज होगा। इन प्रथा में जीरो जुताई, ठीक है, फसल की जो अनुक्रमण होता है कि
कि सिंचाई में इसमें कहीं ना कहीं चेंज होगा, लचीले किस्म होगा, ठीक है। उसके बाद जीरो बजट कृषि खेती, जीरो बजट खेती कृषि खेती जैविक कृषि को कहा जाता है कहीं ना कहीं। इसके अंदर ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं करना पड़ेगा, रसायन मुक्त खेती करना पड़ेगा। आपको उर्वरक नहीं देना है। जब आप उर्वरक नहीं देंगे तो आपको खर्च कम आएगा, आपको खर्च कम आएगा कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होगी, एक तो स्थानीय जो वनस्पति है उसको भी लाभ होगा। आप देखें कि आपकी अनाज है, आपने इसमें उर्वरक दिया है, कोई पक्षी आती है, उस पक्षी इस अनाज को खाता है, तो ये अनाज किस रूप से आया है, उर्वरक दिया हुआ, इसमें कीटनाशक है डाला हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इनकी नुकसान होती है, जिससे कि हमारा क्या होता है, जैव विविधता भी इस पर प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई एक चेन, खाद्य जो श्रृंखला होता है, किसी एक चेन की गड़बड़ी होती है तो उससे पूरी जैव विविधता समस्या में झेलना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में 2024 तक 80 लाख हेक्टेयर तक की खेती करने की अनुमान लगाई जाती है। लक्ष्य रखा गया है कि 80 लाख हेक्टेयर तक हम क्या करेंगे, जैविक खेती करेंगे, ठीक है। उसके बाद है शुद्ध खेती वाले क्षेत्रों में 2% जैव खेती की जाएगी। मान लेते हैं कि जितने भी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इसमें 2% में जैव खेती की जाएगी, जिससे कि इससे थोड़ा सा स्टार्ट हो सके। और ये एक फैक्ट है जो आपको पीटी में पूछा जा सकता है, आई थिंक पूछा गया है। सिक्किम को 2016 में जैविक कृषि करने के लिए पहला राज्य के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इससे और क्या फायदा हो सकता है। चावल गहनाता प्रणाली, जिसके तहत चावल गहनाता प्रणाली जो होता है, उसके तहत जो पौधे होते हैं उसमें जैविक जो अनुवांशिक क्षमता का उपयोग करते हैं, और पानी का जो उपयोग है उसमें क्या होता है, पानी की उपयोग कितनी कम हो जाएगी, 25 से लेकर 50% की कमी आएगी। रासायनिक उर्वरक का 30 से 40% की कमी आएगी। कम बीज के साथ साथ चावल में की पैदावार भी बढ़ेगी। जब चावल की पैदावार बढ़ेगी और उसमें यदि आपने पानी का उपयोग नहीं किया, तो कहाँ से आप पानी नहीं उपयोग करेंगे, भूमि के अंदर वाला, तो उसका लेयर बढ़ेगा, ग्राउंड लेयर बढ़ेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन SR के तहत 5 मिलियन हेक्टेयर में इसकी कल्पना की गई है कि इनकी हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ों से हमें देखने के लिए मिला है। देखिए रासायनिक कृषि कितना है, रसायन का उपयोग 90% तक कम हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से ये खेती को बढ़ावा देने से हमें स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद राइटर के द्वारा लास्ट में ये बताया जाता है कि ऐसे सतत जो खेती है, सतत खेती से क्या होगा, जलवायु में स्मार्ट कृषि होगी। हमने पहले ही बात किया कि जलवायु परिवर्तन है, उसमें जो ग्रीन गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है, उसमें कमी आएगी। उसके बाद सारी चीज़ें उर्वरक खेत की जो उर्वरक क्षमता है, उस उर्वरक क्षमता को रासायनिक रूप से नहीं करके जैविक रूप से उसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हमें एक तो उत्पादन कम होगा, लेकिन हम डाइवर्सिटी की तरफ जाएंगे। और सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए, वे फॉरवर्ड में सरकार को ये करने की ज़रूरत है कि आपको जो जैविक खेती है और जैव उत्पादन को कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना पड़ेगा लोगों के बीच में, कि आप ऐसा सब्जी खाएं, ऐसा अनाज खाएं जो जैव विविधता हो, जैविक हो। तो सरकार इस तरह का यदि यूज़ करती है, और खासकर इस तरह का मिशन यदि चलता है, सरकार यदि MSP देती है ज़्यादा, जैविक प्रोडक्ट पे ज़्यादा यदि MSP भी देगी, तो कहीं ना कहीं कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए कौन उत्साहित होंगे, किसान। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तहत बताता हूँ कि आपके खेतों में 100 kg चावल हुआ, सरकार आपको MSP दे रही है 18 रुपये। हमारे खेतों में 50 kg चावल हुआ, सरकार हमें भी 18 रुपये दे रही है। तो फायदा किसको होगा, फायदा इनको होगा ना, क्योंकि इनके अनाजों पे भी 18 रुपये मिलता है, हमारे अनाजों पे भी 18 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस बार तो खेती कर लिए जैविक विधि से, लेकिन नेक्स्ट बार फिर हम किस विधि से करेंगे, वही हरित क्रांति वाला, जिसमें हाइब्रिड वाला बीज डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी आय को डेवलप करना है, आय को ज़्यादा करना है। किसानों का क्या लक्ष्य होता है कि आय डेवलप करना, आय को ज़्यादा विकास, हम ज़्यादा आय को बढ़ाएंगे। तो यदि इनका यहाँ पे सरकार के द्वारा इनको 22 रुपये दे दिया जाए, 25 रुपये दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो किसान है अब चाहेगा कि हम भी किसके तरफ जाए, सतत खेती की तरफ, जिससे कि हमारा खेत जो है उसके भी उर्वरक क्षमता जो है वो लगी रहेगी, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारे चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है, और उससे ये हो सकता है कि दूसरे भी प्रोडक्ट पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। अभी तक किसान क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, चावल या गेहूँ। उसमें क्या होता है कि चावल में खासकर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, राइट।
तो हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया सतत कृषि से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसको आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं। RODTEP ये किससे रिलेटेड है? ये आपको निर्यात से संबंधित है, एक्सपोर्ट से संबंधित है। सरकार के द्वारा संदर्भ क्या कहा जाता है? संदर्भ में ये कहा जाता है कि सरकार के द्वारा जल्द ही विदेश व्यापार नीति 2021-22 शुरू की जाएगी। इस व्यापार नीति के तहत ये होगा कि स्कीम जो पहले जो हमारा स्कीम था MEIS, इसको एक नया तौर पे क्या किया जाएगा? FTRE की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार के द्वारा स्कीम ये बनाया गया है RODTEP। ठीक है, RODTEP इसका पूरा नाम है निर्यात उत्पादन पर शुल्क या करों की छूट। शुल्क या करों की क्या की जाएगी? छूट। आप वर्ड से आपको इसका फुल फॉर्म से ही समझ में आ गया कि सरकार का मकसद ये है कि यदि निर्यात किया जाएगा, हमारे देशों से दूसरे जगह पे भेजा जाएगा, तो निर्यात करने में जो शुल्क लगाया जाता है और कर जो लगाया जाता है, सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं उस कर को छूट दिया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे निर्यात को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिले। निर्यात को केंद्र सरकार, राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाई जा रही सभी करों को क्या किया जाएगा? एक प्रतिपूर्ति किया जाएगा, जिससे कि वर्तमान में इस योजनाओं को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन निर्माण और वितरण प्रक्रिया में खर्च की जाएगी। उसके बाद ये योजना कब से लागू होगा? ये योजना 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। इस योजना के तहत भारत में निर्यात को बढ़ाने से रिलेटेड है। उसके बाद GST में जो इनपुट क्रेडिट होता है उसको भी स्वचालित करने की मार्ग की जा रही है, स्वचालित मार्ग को चालू करने की जा रही है, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें? आयात को बढ़ावा मिल सके। आयात को बढ़ाने से क्या लाभ होगा, मैं एक वर्ड में समझाता हूँ। आयात को यदि निर्यात को बढ़ावा देने से हमारे यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन जब बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पे रोजगार होगी, क्योंकि रोजगार की कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे समस्या होती है। जब रोजगार होगा तो मजदूरों के पास पैसा जाएगा, फिर मजदूर क्या करेंगे? बाजार में मांग बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा यदि दूसरे देशों में हम भेजते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमें एक बाजार में भी वृद्धि होगी, हम दूसरे जगह से बाजार भी ले सकते हैं। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है कि लेकिन दूसरी ओर क्या होगी कि मांग की जो विभिन्न श्रेणी में रखा गया है, इसको विभिन्न श्रेणी में रखने के तहत ये किया गया है कि ये जो अकार्बनिक रहेगा, दवा रहेगी, कपड़ा रहेगी, उत्पादन, इन सभी को लिए अलग अलग भिन्न क्या बनाई जाएगी? श्रेणियाँ बनाई जाएगी। इस श्रेणी में इनको इतना छूट दी जाएगी, शुल्क में, कर में, इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। और इस योजना के तहत RODTEP योजना के तहत वर्तमान में लाभ होगी किसके लिए? निर्यात उन्मूलन के लिए, और स्पेशल इकोनॉमी जोन जो इसके लिए भी, इसके अलावा इसके अन्य नहीं दिए जाएंगे। इसमें यह है कि पहले से जो योजना मिल रही थी उस योजना का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस योजना को अलग से लाया गया है। ठीक है, इस योजना के संबंध में सबसे बड़ी जो चिंता ये है कि योजना के तहत निर्धारित दर जो है वो MEIS दरों में ये काफ़ी कम है। अब मानिए सरकार पहले से जो योजना की लाभ दे रही थी, उस योजना के तहत जितना दरों में दर कम था, ये जो नया योजना आया है उससे इसमें ज़्यादा रहेगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस योजना के तहत जो ये लाया जाएगा तो इसको करों में थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। यदि आप कर में कमी नहीं करेंगे तो इनकी लाभ कहाँ से मिलेगा? इनको तो पहले से ही इसमें कम मिल रहा था। ठीक है, ऐसी खबर है कि RODTEP, ठीक है, इसको WTO में भी चुनौती दी जा सकती है। चुनौती क्यों दी सकती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए दिया जा सकता है कि एक लिमिट तक ही अपने वस्तुओं पे आप सब्सिडी दे सकते हैं। यदि करों में छूट दी जाएगी, शुल्कों में छूट दी जाएगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने यहाँ पे सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं, तो या फिर शुल्क को कम कर रहे हैं। यदि आप शुल्क को कम करेंगे, मैं मान के चलता हूँ, चुनौतियाँ कहाँ आएगी आप यहाँ पे समझिएगा। चुनौतियाँ इन चीज़ों पे समझिएगा। WTO में चुनौती कैसे आ सकती है? WTO में चुनौती आने का पीछे ये रीजन है कि यदि आप अपने वस्तुओं को कर शुल्क कम कर देते हैं, मान लेते हैं कि आपकी वस्तुओं की कीमत है 1000 रुपया, यदि आप अपने ऊपर टैक्स पहले लगाते थे 10%, 10 रुपया, तो ये दूसरे बाजार में यदि USA में हम भेजते हैं तो इसकी दाम हो जाएगी कितनी? 110 रुपया, 1010 रुपया। अब यदि हम कर को कम कर देते हैं तो इसको कर करके हम कर देंगे 5 रुपया। अब यहाँ पे इसकी कीमत कितना हो जाएगा? 1005 रुपया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरे देशों जो सामान आएगा, ये मोबाइल है, दूसरे देश से जो मोबाइल जाएगा उसकी कीमत होती है यहाँ पे 1020 रुपया, आपकी हो रही है 5 रुपया। तो कहीं ना कहीं क्या होगा
कि दूसरे देशों के सामान कम हो जाएगा। इसलिए WTO क्या करती है, एक हेल्दी मतलब एक जैसा बाजार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए यहाँ पे चुनौतियाँ आ सकती है सरकार के लिए इन योजनाओं के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं आप निर्यात के लिए कर और इसमें छूट देते हैं। इससे लाभ क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारा निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ाने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ने से हमारे यहाँ पे रोजगार, सारी चीज़ें, इन चीज़ों को लिंक करिए, एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये आर्टिकल में इतना ही था। उससे पहले मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या देते हैं, एक क्वेश्चन पर डे देने का प्रॉमिस किया है, तो मैं आज भी एक क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन है, कृषि की आर्थिक दक्षता के साथ साथ इसका सतत होना भी आवश्यक है। इस कथन के अवलोकन में, ठीक है, आलोक में मृदा जैविक कार्बन की चर्चा करें। मृदा जैविक कार्बन के बारे में आप बताइए और सतत खेती के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये मेंस का जो आपको आंसर है, ये आंसर जो बुद्धा IAS चैनल आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो AWP, इसका जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आंसर लिख के आप भेज सकते हैं। आप ज़रूर भेजें, वहाँ पे मैं चेक करके भी आपको बताऊँगा और आपके जो फ्रेंड रहेगा वो भी आपको यहाँ से अपना रिव्यू दे पाएंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि बुद्धा IAS चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से PT ज्ञान 7 बजे के आसपास आता है। आप 7 बजे के आसपास वहाँ से PT ज्ञान देखें और वहाँ से भी आपको PT के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो है ये मेंस के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है आपको एडिटोरियल डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।